हाँ, नमस्ते छात्रों। अब देखो हमने पाठ 10वां ठेस, इसका हम 3 पन्ने हमने पढ़े थे, उसके अगले पन्ने को पढ़ना है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अ, मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला मुझे देखते ही वह बोला, बबुआ जी, अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती के लिए धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। शीतल पाटी उसी की बुनी हुई बुनी हुई है और इसी शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब अगला पन्ना पढ़ते हैं, चौथा पन्ना। अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। यानी सिरचन ने कहा कि मैं सिरचन ने कहा कि मैं अब इतने अपमान के बाद हवेली नहीं आ सकता। जहाँ मेरी कदर होती थी, अब वहाँ कदर नहीं होती है। और अब मैं चुपचाप वहाँ से वह बबुआ जी यानी उस घर का बेटा वहाँ से वापस लौट गया और वह समझ गया कि कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। यानी बबुआ को यानी उस घर के बेटे को यह समझाया कि मैं भले ही एक छोटा कलाकार हूँ, काम करता हूँ, तो काम मैं अपने पेट भरने के लिए करता हूँ। तो ये परिस्थिति मुझ पर क्यों आई है? यदि मेरी पत्नी होती, मेरे बच्चे होते, तो मुझे लोगों के घर जाकर काम नहीं करना पड़ता। लेकिन उनके जाने के बाद इस पेट को भरने के लिए मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं अपना अपमान करवाकर अपना काम नहीं कर सकता। और इस तरह उसने बबुआ जी को वापस लौटा दिया और बबुआ जी वहाँ से लौट गए। उन्हें भी यह एहसास हुआ कि उनकी कलाकार के दिल को ठेस लगी है, इसलिए वह ठेस लगना यानी चोट लगी है, इसलिए वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी और यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? अब बड़ी भाभी ने क्या किया, जो अधूरी चिक थी, ठीक है, उसमें रंगीन छीट वाली झालर लगाने लगी। यानी जिसे हम झालर यानी आपने देखा होगा कि साड़ी के किनारे पर लेस लगी रहती है, ठीक है, पट्टी लगी रहती है। वैसे ही झालर जो होती है वह उसमें धागे होते हैं, छोटे छोटे मोती लगे रहते हैं या चमकीले धागे होते हैं जिसके हिलने से वह चमकता है, तो उसे झालर कहते हैं। लेस की तरह ही जो नीचे लटकता है उसे झालर कहते हैं, ठीक है। तो वह झालर लगाने लगी और यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? यानी वह कहती है कि अब इसके किनारे का जो काम अधूरा रह गया है उसे लेस लगाकर झालर लगाकर छिपा दिया। अब यह अधूरा काम नहीं दिखाई देता, क्यों मानू? नहीं दिख रहा है ना? ऐसे वह मानू से पूछती है। लेकिन मानू कुछ नहीं बोली बेचारी। किंतु मैं चुपचाप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। तो वह लेकिन इसमें मानू कुछ भी नहीं बोली, बेचारी चुपचाप रही। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। यानी पहले जो उसने चिक और शीतल पाटी बनाई थी उसमें भाभी की, चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए, इस बात का मुझे टेंशन था। इसलिए मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि मानू ने जो इसके पहले दो एक चिक और शीतल पाटी बनाई है, वह चाची और मझली भाभी की उस पर नज़र ना पड़े, इसलिए मानू को ससुराल पहुंचाने मैं खुद ही
जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी। अब मानो जब अपने ससुराल जा रही थी तो स्टेशन पर सामान इकट्ठा रखते हुए मानो की तरफ देखा तो वह बड़े ही जतन से यानी प्यार से उस अधूरी अधूरी यानी आधी बनी हुई चिक को मोड़कर अपने साथ लिए जा रही थी। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा भी आ रहा था। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी जी हुआ कामचोर चटोर, यानी वही बबुआ जी कहते हैं कि मनी मन सिरचन पर बहुत गुस्सा आ गया। किसे? मानो को देख कर के मानो कितनी नाराज है, उसकी आधी बनी हुई चीख अपने साथ लेकर जा रही है। तो उसे भी ऐसा लगा, सिरचन पर बहुत गुस्सा आने लगा। चाचे के सुर में सुर मिलाकर इन चाची जिस तरह उसे कोसती है, बुरा भला कहती है, वह बबुआ जी भी कहते हैं कि मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह सिरचन बहुत ही कामचोर और चटोर है। गाड़ी आ गई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद ही कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। गाड़ी आ गई। सामान चढ़ाकर यानी सारा जो सामान है मानू का वह गाड़ी में चढ़ा दिया गया और दरवाजा बंद कर रहा था। उसी समय प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ सिरचन वह नजर आया और वह सिरचन बबुआ जी पुकारता रहा और दरवाजे के पास आकर फिर उसने बबुआ जी करके पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से ही मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखता दौड़ता आया। दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं? मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। तो जब सिरचन दरवाजे के पास आकर बबुआ जी पुकारने लगा तब बबुआ जी ने कहा, क्या है? ऐसे झिड़क कर गुस्से में आकर कहा। गर्दन उसने बबुआ जी ने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की स्वर में यानी चिल्लाकर पूछा, क्या है? तब सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। उसने अपने कंधे पर एक बोझ लेकर आया था। दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानो दीदी कहाँ है? मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानो दीदी कहाँ है? एक बार उन्हें देख तो लूँ। मैंने दरवाजा यानी बबुआ जी ने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो सिर्फ इतना ही बोल सकी, उसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल सकी क्योंकि वह नाराज और दुखी थी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। इन्हीं सिरचन ने हकलाते हुए मानू से कहा कि मेरी ओर से तुम्हारे लिए यह उपहार है। उसमें शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसनी आसनी ने बैठने का आसन जो कुश का बना हुआ है, घास का बना हुआ है। और गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी और मानो भी अपना कर्तव्य करने लगी। जिस तरह सिरचन उसके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आया है तो वह भी अपनी ओर से अपना कार्य पूरा करने लगी कि वह उसे मोहर छाप वाली धोती के दाम देने लगी। तब सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। बोला, नहीं, जीभ को नहीं, आप देखो नहीं। तो उसने जीभ को दांत से काटकर यानी दोनों दांतों के बीच जीभ को दबाकर दोनों हाथ जोड़ दिए और बोला, कुछ नहीं बोला, यानी मानो फुट फुट कर रो रही थी। यानी इतने बोलने के बावजूद, इतनी डांट फटकार और अपमान करने के बावजूद वह सिरचन उसके लिए उसका पूरा सामान लेकर आ गया और उसके बदले उसने उसके दाम नहीं लिए। वह कितना
स्वच्छ मन का और मेहनती कलाकार था, जिसने अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए और अपनी कला को बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत की। और उस रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए वह चुपचाप रात भर काम करके उसने शीतल पाटी, चीक, दो जोड़ी आसन मानू के लिए बनाकर लाया। और इस तरह यहाँ उसका प्रेम, उसका आदर और उसका दूसरों के प्रति जो प्रेम है यह व्यक्त होता है। और इसी भाव को समझकर मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कामगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। और उस समय बबुआ जी ने मानो उस बंडल को, उस जो कंधे पर बोझा लेकर आया था, उस बंडल को खोलकर देखने लगा। तो उस कलाकारी को देखकर, उस कारीगरी को देखकर, इतनी बारीक रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम मैंने पहली बार देखा था। और इस तरह उस कलाकार की कला को पास से देखने का मौका मिला। और ऐसी कलाकारी, ऐसी कारीगरी दुनिया में और कहीं नहीं होगी। इतने सुंदर तरीके से उसने वह चीख, शीतल पाटी और आसन का काम किया था। तो इस तरह कलाकार जो कारीगर है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। यानी समाज में उन कारीगरों के साथ जो कि ऐसा कार्य करते हैं, जिनके पास यानी उन्होंने अपना ये काम कहीं जाकर कोर्स करके या ट्रेनिंग लेकर नहीं सीखा है। उन्होंने अपने घर में ही अपने बुजुर्गों से यह काम सीखा है। और इतना सुंदर काम है, फिर भी उसके सही दाम उन्हें नहीं मिलती है। उसके साथ ही ना ही वह आदर और प्रेम मिलता है। तो यही बात समाज को और लोगों को बताने की कोशिश यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की है। तो इस तरह यह कहानी यहाँ समाप्त हुई। अब देखो इसका स्वाध्याय। इसका शब्द संपदा, इस शब्दार्थ को लिखना है और इसमें मुहावरे जो दिए हैं, मुहावरे लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। मुंह लाल होना, क्रोधित होना, ठेस लगना, बहुत दुखी होना, बुरा अनुभव होना, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना, मुंह लटकाना, निराश होना। और इसके साथ ही जो शब्दार्थ हैं, बेकार यानी बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम, मड़ैया यानी झोपड़ी, चिक यानी बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा, मोती एक प्रकार की घास है, शीतल पाटी यानी चटई, मुंज यानी एक प्रकार का तृण यानी घास है, कलेवा यानी नाश्ता। अब स्वाध्याय। स्वाध्याय में कृतियाँ दी गई हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए और ये संजाल पूर्ण कीजिए कि सिरचन को आने वाले काम, कौन कौन से काम आते थे। फिर दूसरी कृति है, सिरचन का मेहताना कितना है ये लिखना है। आकृतियाँ जैसे दी हैं वैसे ही और पेन से बनानी है। मानू को उपहार में मिला, क्या क्या मिला, सिरचन को लोग क्या कहते थे। उसके बाद अगला है उचित वाक्यों का उचित क्रम लगाकर फिर से लिखिए। पाठ के अनुसार इन वाक्यों का क्रम लगाइए। और इस तरह उसके बाद अपने कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। यानी कला और कला का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो इस कथन पर अपने विचार, यानी यहाँ आपको सोमत लिखना है। तो सोमत लिखने के लिए आपको करना क्या है कि इस पाठ को पढ़िए, फिर से एक बार इस पाठ का वाचन कीजिए। सिरचन एक कलाकार है, एक कारीगर है, किस तरह वह अपना कार्य करता है। उसके बाद समाज का, लोगों का उसके साथ कैसा व्यवहार है। समाज का और लोगों का किंवा परिवार के दूसरे लोगों का उसके साथ किस तरह का व्यवहार है। और उसके बाद फिर आप सोचिए कि आपको क्या लगता है कि सिरचन के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए।
तो आपको सोमत लिखने में बड़ी ही आसानी होगी। पाठ का वाचन करना, सिरचन का व्यवहार और सिरचन के साथ का व्यवहार, जो दूसरे लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं, यदि इस बात को समझ जाते हो तो सोमत लिखने में बड़ी ही आसानी होगी और इस तरह इसमें आपको सोमत लिखना है। अब आगे देखिए, अब इसमें व्याकरण दिया है, भाषा बिंदु। ठीक है, भाषा बिंदु में हम व्याकरण का पहला जो भाग पढ़ रहे हैं उसमें हम वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। अब ये है इसमें भूतकाल। ठीक है, तो आपको कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में काल परिवर्तन कीजिए। तो इसमें आपको काल हमने इसके पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर आपको क्या करना है, इन वाक्यों में सूचना के अनुसार आपको काल परिवर्तन करने हैं। अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तन कीजिए। पूर्ण भूतकाल, पूर्व भविष्य काल। तो इस तरह इसमें आपको क्या करना है, काल का प्रयोग करते हुए सूचना के अनुसार आपको ये लिखना है। फिर नीचे दिए गए वाक्य में काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जा रहा था, तो इसमें कौन सा काल है, तो ये है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और इसी वाक्य को आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है, सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है, सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। पहला वाक्य है वह अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जा रहा था यानी वह घर से निकल चुका था लेकिन ससुराल में नहीं पहुंचा था, इसलिए यह कौन सा काल हो गया, अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ आपको इसमें परिवर्तन है। फिर अपूर्ण भविष्य काल, फिर पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल। इस तरह आपको क्या करना है, इन कालों में इस वाक्य का परिवर्तन आपको करना है। तो ये जो काल का भाग है, तो ठीक है, भाषा बिंदु, इसे पूरा लिखना है, हिंदी की कॉपी में लिखना है। सूचना के अनुसार वाक्यों में परिवर्तन करके सही सही उत्तर लिखना है। और जहाँ आपने परिवर्तन जिस रूप में आपने परिवर्तन किया, ये जो प्रश्न जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है और यह वाक्य भी आपको लिखना है। इसके साथ ही अब इसमें दिया है, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा इस विषय पर 100 से 80 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। अब यहाँ निबंध लेखन करना है। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा यानी आप कोई पुस्तक प्रदर्शनी के मेले में गए हैं, पुस्तक मेला इसके पहले आपने पाठ पढ़ा है, तो पुस्तक मेले में यदि आप गए हो तो वहाँ आपका 1 घंटा 2 घंटा आप उसी पुस्तक मेले में रहते हो। तो वहाँ 1 घंटा जाने के बाद, ठीक है, वहाँ आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई, आपने वहाँ जाकर क्या क्या देखा और आपको वहाँ जाकर क्या क्या महसूस हुआ और आपको क्या क्या अनुभव आया, ये सब कुछ आपको पुस्तक प्रदर्शनी में पुस्तक प्रदर्शनी निबंध में आपको लिखना है। बड़ा ही आसान है। तो ये मुद्दे याद रखना है कि मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ क्या क्या देखा, वहाँ कौन कौन सी घटनाएं हुई, आपको आसपास क्या क्या नज़र आ रहा है, उसे देखकर क्या क्या अनुभव हुआ, कौन कौन सी अनुभव आपने लिए। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। 1 घंटे में या 2 घंटे में आपके साथ आपके आसपास क्या हुआ और आपको कैसा लगा, ये इस निबंध में लिखना है। ठीक है, तो सो मत। और जो पुस्तक प्रदर्शनी है ये आप देख कर नहीं लिखेंगे, अपने मन से सोच कर लिखेंगे, जो मैंने अभी मुद्दे बताया है। पहला जो बताया कि सो मत लिखना है, तो उसके लिए आप पाठ को एक बार पढ़ें और उसके बाद सो मत लिखें। और पुस्तक प्रदर्शनी, इसके लिए ये जो मैंने भी बातें बताई कि आप पुस्तक प्रदर्शनी में गए हैं, आपको वहाँ क्या क्या नज़र आ रहा है, वहाँ आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, या आपके
आपको वहाँ जाकर कौन कौन सा अनुभव आ रहा है या आपको वहाँ जाने के बाद कैसा लगा, ये सारी बातें आपको निबंध में लिखनी है। भले निबंध आपका 2-3 पैराग्राफ का हो, लेकिन आप खुद से लिखें, सरल वाक्य में लिखें और खुद से लिखने की कोशिश करें। देखकर लिखना बहुत हो गया। इसके बाद यदि इसके बावजूद आपको लगता है कि आप नहीं लिख पा रहे, तो आप एक निबंध पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करें और उसके बाद लिखें और लिखने की कोशिश करें। तो इस तरह यह जो उपयोजित लेखन है, यह आपको लिखना है। तो इस पाठ का उपयोजित लेखन, भाषा बिंदु, स्वाध्याय और शब्दार्थ, शब्द संपदा, यह पूरा हुआ और इस तरह यह पाठ पूरा हुआ। तो इसके साथ मैंने ये भी लिखने के लिए कहा था कि महाराष्ट्र में चलाए जाने वाले उद्योगों की जानकारी रेडियो दूरदर्शन पर सुनिए और उसके मुद्दों को लिखिए। तो महाराष्ट्र में चलाए जाने वाले लघु उद्योग, यदि आप नेट पर या अंतरजाल पर सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो वहाँ उसके उद्योग धंधों की जानकारी मिल जाएगी कि लघु उद्योग कौन कौन से हैं और उसके सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में कौन कौन से लघु उद्योग चलाए जाते हैं। तो यहाँ आपको इसके नाम लिखने हैं। फिर ये बताया था, ये भी आपने लिखा होगा, लोक कलाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए। ये इसमें भी लोक कला कौन कौन सी हैं हमारे भारत में। भारत हमारा बहुत विशाल है और इस विशाल देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग संस्कृति है, अलग वेशभूषा है, उसी तरह उनकी कला भी अलग है। तो उन कलाओं के नाम लिखने हैं। इसे भी आप नेट पर सर्च करके उनके नाम सिर्फ आपको लिखने हैं और उसके फ़ोटो मुझे भेजने हैं। फिर ये सब हो चुका है। तो इस तरह पाठ 10 पूरक पठन का, पहली इकाई का पूरक पठन और उस पाठ 10 यह पाठ खत्म हुआ और इस तरह इसका स्वाध्याय पूरा करके इसके फ़ोटो मुझे भेजने हैं। अब इसके बाद हमारी सिर्फ 2 कविताएं हैं। उन कविताओं को मैं कंप्लीट कराने के बाद आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, तो टेस्ट के लिए तैयार रहें, पढ़ाई करें पहले लेसन से लेकर आखिरी लेसन तक। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।